हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं दोस्तों इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी। तारीख है आज 10 अगस्त, समय है मॉर्निंग 5 बजे। 5 बजे समय किसका होता है दोस्तों? करंट अफेयर का। सो मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ करंट अफेयर। 5 बजे 5 क्वेश्चन, यानी कि 5 टॉपिक, कुछ टॉपिक नए और कुछ टॉपिक अपने जो ऑलरेडी हो चुके हैं, ताकि आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सको कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। तो ठीक है, यूपीएससी की इस प्रोसेस के अंदर में सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो आप मेरे साथ करंट अफेयर करते हो, तो मैं आपको देखूंगा कि कितना आप रिटेन कर पा रहे हैं, आप क्वेश्चन कितने रिटेन कर पा रहे हैं। ठीक है, सो जल्दी से फटाफट आइए मेरे साथ जुड़िए और देखते हैं कितना आप सही से कर पा रहे हो। करंट अफेयर क्विज 10 अगस्त, यूपीएससी सीएससी 2020-21, सुमित 10 ये अपना कोड है दोस्तों। सुमित 10 कोड है। इस कोड का क्या रेलेवेंस है दोस्तों? 2 साल का जो अकेडमी का सब्सक्रिप्शन है ना, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 64,000, बट यू कैन गेट दिस एंटायर कोर्स ओनली एट 57,000 बाय यूजिंग माई कोड। सेकेंड 1 ईयर का जो कोर्स है, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 44,000। यू कैन गेट दिस एंटायर कोर्स ओनली एट 39,000। सो पहली बात क्या है दोस्तों? आपका डिस्काउंट। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिस्काउंट के साथ साथ आपको क्या मिल रहा है दोस्तों? गाइडेंस। दोस्तों अगर आप मेरे कोड का यूज करते हैं, आपको थ्रू आउट द प्रोसेस मैं क्या करने वाला हूं, आपका गाइड करूंगा। थ्रू आउट द प्रोसेस में आपको क्या करूंगा? आई विल गाइड यू इन द एंटायर प्रोसेस। ठीक है, कदम कदम पे मैं आपके साथ रहूंगा, आपको हर जगह पे मैं गाइड करूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आप सुमित 10 कोड का यूज करके ज्वाइन करते हैं अकेडमी, तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी, साथ साथ फिजिकल ज्योग्राफी, साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी, मतलब ज्योग्राफी का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, उसके बाद में इकोलॉजी, उसके बाद में बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपको मिलने वाले हैं वहाँ पर। बस याद रखना आपको कोड, मेरा कोड क्या है? सुमित 10। सुमित 10 इज द कोड यू हैव टू यूज एंड यू विल गेट द इंटायर बेनिफिट। आपको सारे के सारे बेनिफिट जो है वो मिल जाएंगे। चलिए, इसी के साथ पहली न्यूज़ आज की जो मैं बात करूंगा दोस्तों, ये किससे है? दिस इज द एक न्यू वेबसाइट जो है लॉन्च की गई है, वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडिया WRI बोलते हैं इसको, वाटर रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ये है आपका। सो इसको नया एक वर्जन इसका लॉन्च किया गया है, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो शामिल हैं। ठीक है, बहुत सारे कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रहा है। बेसिकली किसके द्वारा इसको मैनेज किया जाता है, ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, वो हम देखेंगे। भारत के अंदर में जितने भी वाटर रिसोर्स हैं हमारे पास, जितना भी हमारे पास पानी है, उसका एक एग्रीगेट डेटा, एक जगह पे अगर मुझे डेटा देखना हो, उसका मुझे इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट करना हो, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट करना, तो उसके लिए आपका क्या है दोस्तों? उसी के लिए आपकी ये वेबसाइट है, दैट इज़ द इंडिया WRIS। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली, भारत WRIS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट इज मैनेज बाय द नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स, अ यूनिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये कह रहा है कि इसका प्रबंधन जल शक्ति मंत्रालय की इकाई राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा किया जाता है। इट प्रोवाइड्स अ सिंगल विंडो सॉल्यूशन फॉर ऑल वाटर रिसोर्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन अ स्टैंडर्डाइज्ड नेशनल GIS फ्रेमवर्क। ये मानकीकृत राष्ट्रीय GIS ढांचे के सभी जल संसाधनों के आंकड़े को सूचना के लिए एक एकल खिड़की का समाधान प्रदान करता है। मतलब सारे के सारे इंफॉर्मेशन सभी एक ही प्लेस पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, सो 2 स्टेटमेंट दी गई, आप मुझे बताओगे सर कौन सा करेक्ट है। मैंने आपको बताया था जब ये लॉन्च हुआ था, उसी दिन मैंने आपको बताया था कि देयर इज़ अ न्यूज़ रिगार्डिंग दिस वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, और आपसे मेरी बात हुई थी, मैंने आपको बताया था कि नया लुक जो है वो जारी किया गया है। मैंने आपको पूरा न्यूज़ पढ़ाया था। आप मुझे बताओ दोस्तों क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, फटाफट से बताओ, मैं बता देता हूँ, दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है। नेशनल वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा इसको आपका बेसिकली मैनेज किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में कार्यरत रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज़ रिसेंटली लॉन्च अ न्यू वर्जन ऑफ द इंडिया वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम विद न्यू फंक्शनैलिटीज एंड द फीचर। नए फंक्शनैलिटीज फीचर के साथ में इसको बनाया गया है। वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, जल संसाधन सूचना प्रणाली क्या है दोस्तों? द जनरेशन ऑफ डेटाबेस एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ वेब एनेबल वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, पॉपुलरली इसको हम क्या कहते हैं? इंडिया WRIS। इट वॉज इनिशिएटेड थ्रू द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड इन 2008 बिटवीन द सेंट्रल वाटर कमीशन CWC, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन। ठीक है, जो नाउ इसको हम क्या बोलते हैं? जल शक्ति। इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया 2008 के अंदर में, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था। ठीक है, प्रोजेक्ट जो है इसको सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा आपका फंड दिया जाता है। सेंट्रल वाटर कमीशन जो है, केंद्रीय जल आयोग के द्वारा इसको फंड मिलता है। हमारा एक प्रोजेक्ट था नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट। ठीक है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी जिसको कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था 2016 के अंदर।
उसके ऑब्जेक्टिव भी थे क्या कि टू इम्प्रूव द स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द वाटर रिसोर्स। नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट हमें जो सेंटर जो हमारे कैबिनेट थे उन्होंने 2016 के अंदर में इसको अप्रूव भी किया था। तो उन्होंने बताया था कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमें आपका जो हमारी स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन है ना वाटर रिसोर्स के ऊपर उसको इंप्रूव करना है, उसको हमें अच्छा करना है। इंडिया WRIS हैज़ बीन फंडामेंटली रिवाइज्ड एंड इम्प्रूव्ड, नो न्यू मॉड्यूल्स एंड फंक्शनैलिटीज हैव आल्सो बीन एडेड एंड टेक्नोलॉजीज हैव बीन अपडेटेड। तो ये जो हमने नई वेबसाइट लॉन्च की ना, नया लुक दिया, तो इसके अंदर में डेटा को नए तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे, अच्छे तरीके से, बेटर फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। India WRIS provide a single window solution for all water resource data and information in a standardized national GIS framework। जो इस ये जो हम वेबसाइट की बात कर रहे हैं ना, ये एक सिंगल विंडो सॉल्यूशन है सभी प्रकार के वाटर रिसोर्स डेटा के लिए, सारे वाटर आपके डेटा रिसोर्स के लिए एक सिंगल आपका विंडो आपका ये है। सिंगल विंडो अगर मैं बात करूँ आपका, तो ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। एंड इन्फॉर्मेशन फॉर इज द स्टैंडर्डाइज्ड नेशनल GIS फ्रेमवर्क। ये सभी जो यूज़र हैं वो सर्च कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टेक्चुअल वाटर डेटा। देखो भारत के अंदर में डेटा जितना है वाटर से संबंधित, पानी, यार हमारे देश में जितने भी जल संसाधन है ना, उसका पूरा का पूरा डेटा एक जगह पे है, कोई भी इसको सर्च कर सकता है, डेटा एक्सेस कर सकता है, देख सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, हम जो है हम इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उसी के तहत में हमने वेबसाइट लॉन्च की है और इस वेबसाइट को हमने थोड़ा सा अपग्रेड भी किया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है दोस्तों, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ट्राइफेड से मैं बात कर रहा हूँ। ट्राइफेड क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है, चलिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केट। ट्राइफेड क्या है? सो ट्राइफेड क्या है, इसमें लिखा हुआ इट इज अ नोडल एजेंसीज वर्क्स टुवर्ड्स द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल पीपल फॉर द ऑल इंडिया ऑल स्टेट। भारत के जितने भी राज्यों के अंदर में जो ट्राइबल पीपल है, जो आदिवासी लोग रहते हैं ना, उनके विकास के लिए ही हमने इसको बनाया हुआ है। इसका पर्पज़ यही कि उनका विकास कराया जाए। किस प्रकार से विकास, तो ये इसका पर्पज़ है। सो इट इज़ अ नोडल एजेंसी विच वर्क्स टुवर्ड्स द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल पीपल फ्रॉम द ऑल स्टेट। ये इसका एग्जिस्टेंस कब आया था दोस्तों? 1987 में। इट्स एग्जिस्टेंस केम इन 1987 अंडर द एजिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंडर में इसको शुरू किया गया था, स्टार्ट किया गया था, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, आपको मुझे बताना है। सर जी दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है, सही है, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ट्राइफेड जो है अभी अभी उसने अपना 33rd फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया था 6 अगस्त को, 6 अगस्त को उसने अपना 33rd फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया था। कैसे बनी, क्या बनी? तो हमने जब इसको बनाया था तो हमने इसको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984 के तहत में इसको हमने स्थापित किया था। एंड इट केम्स इनटू एग्जिस्टेंस इन 1987, 1987 में ये एग्जिस्टेंस में आई थी एज अ नोडल नेशनल नोडल एजेंसी अंडर द एजिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंडर में इसने काम करना शुरू किया था। काम क्या था? एज द नेम सजेस्ट, ये काम किसके लिए करेगी आपका दोस्तों? ट्राइबल पीपल्स के लिए, ठीक है। उनके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें कराना, तो उसके लिए काम करेगी। ट्राइफेड स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन 1988 विद इट्स हेड ऑफिस इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस था, तो इन्होंने वहाँ से अपना काम जो है, फंक्शनिंग जो है वो स्टार्ट की थी, ओके। In its mission to empower these downtrodden tribal people by promoting the economic welfare of these communities across the India through the development of marketing and the sustained upgradation of their skill, Trifed started the procurement and marketing of the tribal crafts items through its first retail outlet called Tribes India in New Delhi। नई दिल्ली के अंदर में 1999 के अंदर में एक ट्राइब इंडिया नाम से एक आउटलेट बनाया गया। आउटलेट मतलब एक दुकान टाइप से, स्टोर टाइप से। उस पर क्या किया जाएगा, जो ट्राइफेड है इसके द्वारा क्या किया गया, इस ट्राइफेड के द्वारा बेसिकली जितने भी हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग के लिए यहाँ पे काम किया जाए। किस प्रकार से उनकी मार्केटिंग करें उनके प्रोडक्ट्स की, वो सब काम जो है यहाँ पर वो किया गया। अगला सवाल दोस्तों, इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट। इन्फ्लेशन रेट और इंटरेस्ट रेट में क्या आपका तालमेल है, क्या संबंध है, उसी से यहाँ पर एक न्यूज़ मैंने यहाँ पे रखी है। आपको बताना है दोस्तों इन्फ्लेशन में और इंटरेस्ट में क्या है। इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन का मतलब जानते हो दोस्तों महंगाई, ठीक है। दूसरी बात है क्या, इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है आपका ब्याज दर। आप बताओ इनमें क्या डाइकॉटमी है, ठीक है, कैसे मतलब ये आपस में किस प्रकार से रिलेटेड है। इंटरेस्ट और इसका इन्फ्लेशन का क्या संबंध है, मैं बता दूं आपको। ब्याज दर जो होती है, अगर महंगाई बढ़ रही है, अगर ये इंक्रीज हो रही है, तो ब्याज दर को आरबीआई घटा देता है। लेकिन अगर महंगाई कम हो रही है, महंगाई कम होना, इन्फ्लेशन का दूसरा वर्ड क्या है दोस्तों, दैट इज डिफ्लेशन, मंदी।
महंगाई का उल्टा वर्ड क्या है? मंदी। और अगर मंदी बढ़ रही होती है तो इंटरेस्ट रेट को क्या कर दिया जाता है दोस्तों? आरबीआई की तरह इंटरेस्ट रेट को घटा दिया जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट को घटा दिया था। महंगाई बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है, सो महंगाई अगर बढ़ रही है तो सॉरी ब्याज दर को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर डिफ्लेशन बढ़ रहा है, मंदी बढ़ रही है, तो इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाता है। क्यों? महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ने पे क्या होता है दोस्तों? महंगाई बढ़ती है तो अल्टीमेटली लोगों के पास में पैसा ज़्यादा होता है, और लोग उस पैसे की उससे महंगाई बढ़ेगी तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है ना। और परचेजिंग पावर बढ़ती है दोस्तों, तो महंगाई बढ़ती इसी वजह से क्योंकि लोगों की जेब में पैसा जाता है। मनी जो होता है ना, वो फ्यूल करता है किसको दोस्तों? आपने मॉडल पढ़े होंगे, 2 मॉडल होते हैं। ठीक है, सो वो 2 मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्हीं 2 मॉडल के अकॉर्डिंग यही बोला जाता है कि जो एक्स्ट्रा मनी जनरेशन होता है ना मार्केट में, वो इन्फ्लेशन को बढ़ाता है। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है दैट मीन्स मार्केट में पैसा ज़्यादा है, और अगर आपने ब्याज दर उस टाइम पे महंगी नहीं की, सस्ती रखी, तो लोग और पैसा लोन पे लेके चीज़ों खरीदेंगे तो और महंगाई बढ़ेगी। सो इसलिए ब्याज दर को क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। सिमिलरली अगर मंदी है तो मंदी होगा तो क्या होगा दोस्तों? आप बताओ मुझे। मंदी होगी तो मार्केट में पैसे की कमी है, तो सरकार क्या करेगी? सरकार मार्केट में ज़्यादा पैसा इन्फ्यूज़ करेगी। किसकी वजह से इन्फ्यूज़ करेगी? कैसे करेगी मार्केट में पैसा? तो सरकार मार्केट में पैसा इन्फ्यूज़ करेगी बाय डिक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कम कर देगी, सिंपल। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट। मुद्रास्फीति और ब्याज दरों के बीच में संबंध के बारे में विचार करना है आपको। टू कंटेन द इन्फ्लेशन द कंट्री सेंट्रल बैंक टिपिकली नज अप द इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी। कह रहा है कि इन्फ्लेशन को कट करने, टू कंटेन द इन्फ्लेशन द कंट्री सेंट्रल बैंक टिपिकली नज अप का मतलब क्या होता है? हल्का सा पुश कर देना। नज का मतलब होता है धक्का मारना, एक स्लाइट पुश। तो जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इसके अंदर में क्या होता है? भारत में जो ब्याज दरों को इसमें लिखा है कम नहीं दोस्तों, हल्का सा बढ़ा दिया जाता है। थोड़ा सा इसमें ट्रांसलेशन गलत हुआ है, बढ़ा दिया जाता है। तो जैसे इन कंट्री के अंदर में दोस्तों अगर मैं बात करूं आपका, सो कंट्री के अंदर में अगर इन्फ्लेशन आपका कम होता है, ठीक है, तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है? आरबीआई हल्के से इंटरेस्ट रेट को पुश कर देती है, ये बात बोल रहा है। दूसरा कह रहा है व्हेन द इंटरेस्ट रेट आर लो, जब इंटरेस्ट रेट कम होती है, ब्याज दर कम होती है, द इकोनॉमी ग्रो एंड इन्फ्लेशन इंक्रीज। इन्फ्लेशन रेट कम है, लोग ज़्यादा पैसा लेंगे ब्याज पे। जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो इकॉनमी क्या, वो ज़्यादा बिजनेस में खर्च करेंगे, ज़्यादा खर्चा करेंगे, इकॉनमी क्या करे? एक्सपेंड। और जितनी इकॉनमी एक्सपेंड करती है उसी के साथ साथ आपकी इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर अगेन सही है। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं आई? अरे आप ऐसे समझो यार, सिंपल मैं बात बता रहा हूँ। आपने क्या किया सर? मैं क्या बता रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से समझना। मैं बोल रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट क्या लो है। आप बताओ मुझे, आप इंटरेस्ट रेट अगर कम होंगी तो एक बात बताओ, लैंडिंग एक्टिविटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी? लैंडिंग का मतलब है ब्याज देना, वो बढ़ जाएगा। लैंडिंग, लोग ज़्यादा पैसा लेंगे। अच्छा, लैंडिंग बढ़ जाएगी तो आप मुझे बताओ स्पेंडिंग भी क्या हो जाएगी? लोग खर्चा क्या करेंगे? खर्चा भी ज़्यादा करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर खर्चा ज़्यादा होगा, लोगों के पास पैसा है, ठीक है, स्पेंडिंग क्यों ज़्यादा हो रही है दोस्तों? स्पेंडिंग इसलिए ज़्यादा है, लोगों के पास में मनी जो है वो क्या है? ज़्यादा। अब लोगों के पास मनी ज़्यादा है तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? लोग किसी भी चीज़ को ज़्यादा पैसे में भी खरीदने को तैयार होंगे। जब पैसा है लोगों के पास में तो प्राइस भी क्या होगा? बढ़ेगा। और प्राइस बढ़ने को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? इन्फ्लेशन कहते हैं। तो सिंपल सी रिलेशन है आपका क्या, कि जब इंटरेस्ट रेट लो होता है, कब लो होता है? अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो उसके अंदर में सिंपल सी बात है, आपकी जो इन्फ्लेशन है वो क्या होती है? आपका बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है। लेकिन महंगाई बढ़ती है तो साथ साथ स्पेंडिंग बढ़ती है। तो एक बात और याद रखो, स्पेंडिंग बढ़ती है तो इससे आपकी इकॉनमी भी ग्रो करती है। तो ज़रूरी होता है, इकॉनमी को आप ग्रो कराना है तो हल्का सा इन्फ्लेशन आपकी कंट्री में होना चाहिए। अब मुझे इसको कम करना है इन्फ्लेशन को, तो मैं क्या करूँगा? मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ा दूंगा। जब मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ा दूंगा, सपोज मैंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो इससे क्या होगा दोस्तों? इससे होगा लैंडिंग क्या हो जाएगा? डिक्रीज, लैंडिंग एक्टिविटी। लोगों की स्पेंडिंग भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। प्राइस, वस्तुओं कोई खरीद नहीं रहा, डिक्रीज करेगा। और जब प्राइस डिक्रीज होता है उसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन। ठीक है, वो धीरे धीरे कम आएगा, मतलब इन्फ्लेशन कम होएगा, डिफ्लेशन तो नहीं, इन्फ्लेशन कम आएगा। और हाँ, इसके अंदर में इकॉनमी भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, याद रखना। ठीक है, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट, जब हम हाई इंटरेस्ट रेट रिजीम रखते हैं ना, जब आरबीआई हाई इंटरेस्ट रेट रिजीम फॉलो करती है, सरकार जब ब्याज दर, आरबीआई जब ब्याज दर ज़्यादा रखता है तो उस समय सरकार की जो पॉलिसी होती है, आरबीआई की जो पॉलिसी होती है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। और जब गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट रेट आरबीआई बहुत लो रखता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी कि एक्सपेंशनरी मेजर जो है वो ले रहे हैं। ठीक है,
तो ये पूरा मैंने समझा दिया, इसका कोई मतलब नहीं, आप पढ़ लेना, बाकी एक बार आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कैग का। कैग मतलब क्या दोस्तों? कैग मीन्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अभी हमारे नए कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है आपका मुर्मू साहब जो है उनको अपॉइंट किया गया है। राजेश महेश्वरी को उन्होंने आपका रिप्लेस किया है, तो उसी के बारे में थोड़ा चलो बात कर लेते हैं। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आप मुझे बताओ विचार करके। पहला कह रहा है दोस्तों, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। कह रहा है कि भारत में जो कैग की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा अपने इच्छा के अनुसार होती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, आपको भी पता है, इसमें मैं छुपाऊं क्या। दूसरी बात है सर, ऑन अपॉइंटमेंट द कैग नीड नॉट टू मेक एन ऑथ और अफर्मेशंस। कह रहा है कि कैग को शपथ लेने की आवश्यकता नहीं, गलत बात है। भारत में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं उनकी सबकी एक ओथ है, सबकी शपथ है। जो भी संविधान के अंदर पद दिया गया उसकी अपनी एक ओथ है, आइदर इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ, आइदर इट्स द ओथ ऑफ सेक्रेसी। ओके, कैग शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस इन द लाइक मैनर एज ऑन द लाइक ग्राउंड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कह रहा है कि जो कैग होता है ना उसको आप सुप्रीम कोर्ट की जज, जैसे सुप्रीम कोर्ट जज के हटाते हो ना, आप ऐसे ही उसको भी हटा सकते हो। आप मुझे बताओ सही स्टेटमेंट कौन सी है। ठीक है, दूसरा गलत है, पहला और दूसरा क्या है दोस्तों? सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। अभी जो है गिरीश चंद्र मुर्मू वॉज नेम्ड एज द नेक्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 148 जो है मैं आपको बता चुका हूँ। आर्टिकल 148 जो है वो संविधान के अंदर में किसके बारे में डिस्कस करता है दोस्तों? डिस्कस विद द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग के बारे में डिस्कस करता है। कैग को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाते हैं सेम उसी तरीके से हम कैग को हटाएंगे। ठीक है, और कैग को भी ओथ और अफर्मेशन लेनी पड़ती है राष्ट्रपति के सामने, तो शपथ इसको भी लेनी पड़ती है। अगली बात करते हैं दोस्तों ब्रू रीनक ट्राइब्स। तो ब्रू रीनक ट्राइब्स जो है ये न्यूज़ में है रिसेंटली। क्यों न्यूज़ में है बता देते हैं। रिसेंटली दे आर सीन इन द न्यूज़। ये क्या है? दे वट आर दीज ब्रू रीनक ट्राइब्स? क्या है ये? रिकॉग्नाइज एज पीवीटीजी। पीवीटीजी क्या होता है दोस्तों? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, बहुत ही कमज़ोर, विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह। इंडिजिनस ट्राइब्स लिविंग ओनली इन द मिजोरम एंड त्रिपुरा एंड बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। सो दोस्तों इसमें ओनली वन इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, recently Bruce rejected the resettlement site proposed by the Tripura non-Bruce organization of the displaced refugee from Mizoram also rejected inclusion of the joint movements committee in monitoring the team of the settlement। समझ में आई बात आपको? ठीक है, organization of the displaced refugee from the Mizoram also rejected the inclusion of the joint movement committee in the, ठीक है, in the monitoring team of the settlement। ठीक है, ये इसका है अप्रोक्सीमेट लोकेशन, ये आपके ब्रू रिलीफ कैंप है, कहाँ पर स्थापित है, पूरी न्यूज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लोकेशन प्लान रीसेटलमेंट ऑफ द रिटर्नीज, तो ये है आपका त्रिपुरा और मिजोरम के बीच में। ब्रूज जो है इनको रीनक्स भी बोलते हैं, ये बहुत सारे एरिया में फैले, असम में भी हैं, मिजोरम में भी हैं, त्रिपुरा में भी है, इसलिए मिजोरम त्रिपुरा में नहीं, असम में भी, इसलिए पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट गलत थी हमारी। ठीक है, आर द मोस्ट पॉपुलस ट्राइब्स इन द त्रिपुरा, और त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। बाकी जो बच्चा अनअकैडमी ऐप पे मेरे साथ जुड़ना चाहता है, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लो, गोल में जाओ, यूपीएससी सीएससी गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे, उसके बाद में आप 12 या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। कोड याद रखना दोस्तों, कोड जो है, जो बच्चा 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहा है ही और शी शुड गो फॉर 1 ईयर, एंड 2020 के लिए 21, 22, 23 का कोई भी बच्चा कर रहा है तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा यू शुड गो फॉर द 2 ईयर सब्सक्रिप्शन। 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 64,000 है, जो आपको सिर्फ और सिर्फ 57,000 में मिलता है। आप दिल्ली में जाओगे ना, ठीक है, कोचिंग तो छोड़ दो, ये 3-4 महीने आपके रहने का खर्चा, अगर ऑफलाइन में जाओगे, रहने का, कोचिंग तो बाद की चीज़ है, आपको रहने में इतना चला जाएगा, और 4 महीने में प्रीलिम्स की भी तैयारी नहीं होती, और प्रीलिम्स की फ़ीस अगर मैं बात करूँ तो 1.5 लाख रुपए है, तो इतना ज़्यादा नहीं है दोस्तों। साथ ही साथ घर बैठे आपको पढ़ाई मिल रही है अपने कंफर्ट पे, 24/7 आप क्लासेस कर सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपका अवेलेबल है टीचर का। आप कोड बस क्या यूज़ करेंगे, सुमित 10। ठीक है, सुमित 10 आप कोड यूज़ करो। जो बच्चा इस कोड को यूज़ करके मेरा आप सब्सक्रिप्शन लेता है, ही और शी, उनको मेरे को मेल करना है कि सर मैंने अपना काम कर दिया, नाउ इट्स योर टर्न, आप अपना काम कीजिए। ठीक है, चलिए, नाउ ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस क्लास, मिलते हैं 8 बजे। टेक